हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो स्कोप ऑफ एचआरएम, कहाँ स्कोप होता है इनका, एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देखो, ये जो स्कोप है बेसिकली डिवाइड किए गए हैं 5 कैटेगरीज में। दैट इज एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इन स्कोप को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट है आपका एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्या होता है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और क्या स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस फील्ड में। So the scope of human resource management activity in employee recruitment and selection includes all the activities involved in identifying, attracting, screening and selecting employees for an organization. Organization के लिए employee recruitment and selection में क्या क्या activities involved होती है, वो होती हैं आपकी आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना, उनके रिज्यूमेस को देखना, उनके रिज्यूमेस को स्क्रीन करना, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना एंड एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी इन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑल्सो इंक्लूड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। तो इन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्टिविटीज़ के साथ साथ एचआरएम क्या करता है, किसमें इंक्लूड होता है, पॉलिसीज को डेवलप करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में। हम लोग देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होता है। कोई भी नया काम आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस काम के लिए अगर किसी कैंडिडेट की ज़रूरत है तो उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं रिक्रूटमेंट में, लाइक नौकरी हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ठीक है। इनके थ्रू क्या होता है, कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको उनके रिज्यूमेस को स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन करने के बाद उनको जॉब इंटरव्यू पे कॉल करते हैं। इंटरव्यूज में जब सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको हायर करते हैं और हायर करने के बाद जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उनके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, इसमें भी एक एचआरएम का स्कोप होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो फेस आता है वो किसका होता है, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज है वो भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के साथ साथ इंक्लूड की जाती है, उन्हें फ्रेम की जाती है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो उसको इनिशियली फेज पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। कहते हैं ना, किसी की 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड है, किसी का 6 मंथ्स का है। सो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट करती है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज को, ठीक है, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय को किस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं उन्हें, उस फील्ड में ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सारा जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एचआरएम डिपार्टमेंट की। सो द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड डिजाइनिंग, डिलीवरिंग एंड इवेल्युएटिंग दिस प्रोग्राम। तो एचआरएम को कहाँ स्कोप है, इसमें कहाँ इंक्लूड होता है, इन प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, डिलीवर करना और इवेल्युएट करना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। तो जब काम होता है तो साथ ही साथ क्या होता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी देखा जाता है, अप्रेजल्स देखे जाते हैं उनके, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद चेंजिंग एंड डाइवर्स वर्कफोर्स, द स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिस यूज्ड टू मैनेज एम्प्लॉय मस्ट इवॉल्व। सो एन एरिया दैट विटनेस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्यों जरूरी होता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि भाई किसी एम्प्लॉय ने 1 साल 2 साल 3 साल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, बेसिकली इनके अप्रेजल्स किए जाते हैं, तो अप्रेजल करने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जाता है कि कौन सा मेथड यूज करके किस एम्प्लॉय के साथ हमको अप्रेजल देना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो किस हिसाब से होगा। So with the advent of new technology, there are now more tools and resources available to help managers effectively evaluate and improve employee performance. ठीक है, तो employee performance को evaluate करने के लिए, उनको improve करने के लिए managers जो हैं, जो नए तरीके के resources का use करते हैं, नए तरीके के tools का use करते हैं, right? Next है compensation and benefit। तो HRM का जो scope है compensation and benefit एरिया में भी है। जैसे
इक्वल कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड करना। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, एक सैलरी पे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो इसको एक सैलरी बताई जाती है कि ठीक है इतने आपके वेरिएबल्स हैं, इतना आपका कॉस्ट टू कंपनी है, ठीक है ये आपको अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, so it includes developing eligibility criteria, classifying employees and administrating payroll deduction, कहाँ कहाँ आपको डिडक्शंस होने हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं एचआर में। सो एचआर प्रोफेशनल वर्क विद अकाउंटिंग स्टाफ टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर पेड करेक्टली ऑन टाइम। ठीक है, तो जो जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना जो सैलरी क्रेडिट करता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई एचआर में एचआर वाले ये देखते हैं कि मतलब टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सो दे आल्सो वर्क विद बेनिफिट प्रोवाइडर्स टू सेट अप एंड एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान्स। तो एचआरएम डिपार्टमेंट किसके लिए भी इंक्लूड इंपॉर्टेंस रखता है, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम के लिए भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉयज को अच्छा एक बेनिफिट प्रोग्राम मिले सच एज हेल्थ इंश्योरेंस में या किसी रिटायरमेंट प्लान्स में। राइट, तो कंपनसेशन के साथ साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप किस हिसाब के उनको इंश्योरेंस प्लान दे रहे हो, प्रीमियम प्लान दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस आप उनको कैसे प्रोवाइड करा रहे हो, पेरोल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ डिडक्शंस होने हैं, कहाँ कहाँ आपके जो है अ, ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो एम्प्लॉय रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट डील्स विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड एक्सपेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉय रिलेशन, लेबर रिलेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय रिलेशंस कैसे हैं, लेबर रिलेशंस कैसे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सो एचआरएम इज अ फील्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग। ये एक ऐसा फील्ड है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है। सो एज बिजनेस बिकम मोर ग्लोबलाइज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे चीजें ग्लोबलाइज होती जाती है वैसे वैसे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय रिलेशंस का मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन में चीज़ों को देखना, ठीक है, लेबर रिलेशंस देखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ इंक्लूड्स मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन वेरियस कंट्रीज एंड कल्चर्स। तो एम्प्लॉयज को मैनेज करने में जो एचआरएम का स्कोप है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कल्चर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं ये। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन एचआरएम ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स थ्रू प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड सर्वाइवल। देखो बेसिकली हमारा मेन मुद्दा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे होता है, एचआरएम ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। एचआरएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को मेंटेन करके चलना, किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उनको उनके लिए प्लान करके चलना, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली डेवलप करोगे, उनको ट्रेन करोगे, तभी तो वो एक 100% दे पाएगा। और जब वो 100% कंट्रीब्यूशन देगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी जाके उसका जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा। So another critical organization objective of HRM include facilitating other department and helping them function smoothly. अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन की केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान दो, हर तरीके से ध्यान देना है कि और बेहतर तरीके से जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जितने फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एचआर में जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना, स्मूथली रन करना भी एक एचआर की जिम्मेदारी हो जाती है। सो एक्शन ओरिएंटेड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया है। क्या होता है कि देखते हैं ये लोग हर चीज में, मतलब सारी जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों की, वो क्या है,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, साथ ही साथ ये देखना कि जो डिपार्टमेंट में जितने भी गोल्स हैं जो स्मूथली रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कैसा है आपस में लोगों के, डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉयज़ का आपस में कैसा कंट्रीब्यूशन है, टीम वर्क कैसा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। So human resource management is responsible for coordination within among different functional department of organization. HR डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोऑर्डिनेशन देखना, बिठाना कि डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एचआर वालों की फाइनेंस वालों से बातचीत नहीं है, फाइनेंस वालों की मार्केटिंग वालों से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ लेकर चलती है, ठीक है, हर किसी की जरूरत पड़ती है। तो आपस में जितने भी फंक्शनली डिपार्टमेंट है, क्या वो एक साथ स्मूथली रन कर रहे हैं, क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा है कि नहीं बैठा है, तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आता है। सो इट ऑर्गेनाइजेज एंड एलोकेट द रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। तो एचआर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, जिससे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फर्टिली तरीके से अचीव हो सके। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम इज टू प्रोवाइड एवरी फंक्शनल डिपार्टमेंट विद एम्प्लॉयज हु possess a required set of skill and knowledge। एचआरएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब जैसे प्रोडक्शन वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, उनमें किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए वहाँ के लोगों को, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या नॉलेज मतलब मांगते हैं वो लोग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अलग रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग में अलग रिक्वायरमेंट है, एचआर में अलग रिक्वायरमेंट है, आईटी में अलग रिक्वायरमेंट है। तो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उनकी स्किल्स होने चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन, क्या उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उनके हिसाब से भी एम्प्लॉयज को लेकर आना, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना। ठीक है, और फिर आपस में इन सारे फंक्शंस को एक साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना और स्मूथली रन कराना भी एक एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। So to fulfill this nature of human resource management, HR manager must ensure the timely completion of functions by the workforce. नेक्स्ट है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सोसाइटी में रहे, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना भी जरूरी है। सो एचआरएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring compliance and with society legal and ethical standard at every level of the organization। देखो, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोई सोसाइटी में आप हो, ठीक है, तो सोसाइटी के जो नियम है, ठीक है, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सो द एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड फुलफिल सोसाइटी नीड, डिमांड्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो जो एचआरएम की जो एक्टिविटीज है वो कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना, उनके चैलेंजेस को देखना। So therefore, HR manager must ensure that available resources are used for society benefit। तो HR manager ही होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है या नहीं, और नहीं है तो उनको प्रोवाइड कराना भी एक एचआर की जिम्मेदारी होती है। सो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, एचआर मैनेजर डेवलप प्रोग्राम that meet employee psychological, social, ethical and economical needs। So by fulfilling the societal objectives of employees, एचआरएम एम्स टू मोटिवेट एंड रिटेन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, आप सोसाइटी के हित में सोचोगे, सोसाइटी के लिए काम करोगे, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस अपनाओगे, उनको अवेलेबल करोगे रिसोर्सेज का। ठीक है, आपके जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ही एक एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और एचआरएम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे, सस्टेन रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म एसोसिएशन एंड कमिटमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू अचीव पर्सनल गोल्स। ठीक है, एम्प्लॉय का जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है किस पर डिपेंड होता है, एक उसकी एबिलिटी पे, क्या वो उसके पर्सनल गोल को अचीव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर एचआरएम स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग एम्प्लॉय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंक्रीजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप उनसे बात करो। किसी और एम्प्लॉय को अगर प्रॉब्लम है, वर्क कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो वो पर्सनली क्या चाहता है, पर्सनल उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे तो उनसे एचआर वाले क्या करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, उनके सेशंस लेते हैं
कि आपको पर्सनली में क्या प्रॉब्लम है। क्या होता है ना कि अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो तो काम नहीं करता है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे भी इफेक्ट पड़ता है कि जो उनके टारगेट है, जो उनका रिजल्ट है, जो उनका आउटपुट देना है ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी अचीव नहीं होता है। ठीक है, तो एचआरएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एचआर वालों की कि भाई एक पर्सनली एम्प्लॉय का क्या मेन गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना भी एक एचआर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। To prevent employee performance deterioration, HR manager must help the workforce to create a work-life balance। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना। ठीक है, क्या एक एम्प्लॉय ऐसा है जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है। ठीक है, आप उसको एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिससे वो घर भी देख ले, ठीक है, अपने काम पे भी ध्यान दे ले। ठीक है, अगर एक पोटेंशियल एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है, ठीक है, ज्वाइन किया है, उसने काम करके दे रहा है, अच्छा है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ ऐसे रीजंस निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में 100% नहीं दे पा रहा, तो क्यों नहीं दे पा रहा। ये चीज़ों को ध्यान में रखना भी एक एचआर वालों की जिम्मेदारी बनती है। उससे क्या होता है, क्या अगर एम्प्लॉय से ठीक तरीके से बात की जाए ना, अगर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो वो सेटिस्फाइड होकर काम करते हैं, अपने लिए भी ध्यान देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कमिटमेंट रहते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।